नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हर संडे हम आपके सामने लाते हैं एक होलिस्टिक एक्सपर्ट, मेडिकल डॉक्टर्स हैविंग स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। अभी पैंडेमिक के इस माहौल में ज़्यादातर लोग परेशान हैं, तो उनके लिए हम सीरीज लाने वाले हैं। 2 वीक के बाद भी इस टॉपिक पे हमारे साथ एक दूसरे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, सीनियर एक्सपर्ट। आज हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर आर के तुली जुड़ने वाले हैं, जो फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन है। अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने होलिस्टिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट शुरू किया था। 16 ईयर्स, 16 साल उसे रन किया। समहाउ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे वो बंद हो गया। लेकिन जब अभी तो थोड़ा अल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रचार प्रसार बढ़ गया है, कुछ तो अब बात होने लगी है। जितनी बात हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में हो रही है उतनी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो बात होने लग गई है। तो हमारे साथ काफी सीनियर एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं आज। कोविड से ऑडियंस बताइए, हमारे कितने लोगों को डर लगता है यहाँ पर? आज के सेशन में आपका वो डर जो है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? डॉक्टर संदीप, आपका क्या कहना है? डॉक्टर रंजन, अगर आप मेरे से पूछें तो कोविड को मैं बाकी जैसे बीमारियां हैं वैसे ही लेता हूँ। और जैसे हर बीमारी से एक प्रिकॉशन होती है, प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं उस तरह से देखता हूँ। उसके लिए, क्योर के लिए हमें अपनी खान पान का बहुत ख्याल रखना है, हम अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, अपने माइंड का ख्याल रखना है, आप किस तरह के विचार लेके आ रहे हैं। उस बीमारी को बचने के लिए हमें क्या क्या यूज करना है, मास्क यूज करना है, हमें क्या करना है, मैं उस सब चीजों को फॉलो करता हूँ। लेकिन जो पैनिक है उससे मैं बचता हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैं न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूँ या पढ़ता ही नहीं हूँ। और जो म्यूज़िक सुनता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ वो इस तरह की पढ़ता हूँ जो मेरे को इफ़ेक्ट नहीं करती है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं और जगह पे होते हैं। जब बीइंग ए डॉक्टर आप ऐसे ग्रुप्स में होते ही हैं, तो बहुत सारे लोगों में ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं ग्रुप्स के अंदर, जो एक पैनिक क्रिएट करते हैं कम्युनिटी के अंदर, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। और जिस तरह से हम आसपास देख रहे हैं, ये म्यूकोमाइकोसिस आ गया, बहुत यंग लोग की डेथ हो रही है, और आपके आसपास जिन लोग आप जानते थे उनकी डेथ होनी जब शुरू हो जाती है, तो एक पैनिक होना, एक कंसर्न होना ऑब्वियस हो जाता है। तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ। जब ऐसी खबरें आती हैं तो मुझे भी अपनों के लिए बहुत डर लगता है। सच बताऊं, अगर ईमानदारी से बात की जाए, यस, फियर इज देयर, सम एंग्जाइटी इज देयर, पर उतनी नहीं है, क्योंकि हम इस नॉलेज से जुड़े हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम उनको ये बोलते हैं भी टेंशन मत लो, आप इस तरह खाना खाओ, प्राणायाम करो। तो हम उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो हमें कॉल करते हैं, वो बोलते हैं सर ये मेडिसिन ले रहे हैं, ये मेडिसिन ले रहे हैं, और क्या करें। तो बहुत बार तो मैं उनको डॉक्टर जेपी सिंघवी का वीडियो भेज देता हूँ, आप प्राणायाम कीजिए। उनको रिसर्च भेज देता, ये रिसर्च है, आप इतना कीजिए, आप खाने में ये खाइए और ये मत खाइए। तो इस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और रिसेंटली ही बात है, मेरे फ्रेंड को और उसकी वाइफ को, दोनों को कोविड हुआ था। जो मेरा फ्रेंड था वो डेली मुझे कॉल करता था, डेली मैं उसको बोलता था आज तुमने क्या किया, आज ये किया, आज तूने ये बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आज तूने प्राणायाम किया कि नहीं किया। तो उसका उल्टा, उसकी वाइफ थी वो टॉक में नहीं बैठती थी, और वो हमारे जो स्पिरिचुअल डॉक्टर का सेशन है वो भी हमेशा देखता है संडे को। तो फॉर्चुनेटली, और देयर इज सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आल्सो, मेरा फ्रेंड है वो एकदम सही है, लेकिन 3 दिन पहले उनकी वाइफ का हालत बहुत खराब हुआ एंड वी लॉस्ट हर। तो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो दोनों चीज़ें हैं, जैसे मेरा फ्रेंड बचा है और उसकी वाइफ को हमने लॉस किया है। तो ये हम जो चीज़ें ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके साथ में हमें अपनी जो बेसिक इम्यूनिटी है, बेसिक हमारी पॉजिटिविटी है, या हमें क्या खाना है, क्या करना है, उसका ख्याल रखना और सब लोगों को बताना बड़े बड़े लेवल पे। और अगर हम बोले एक ही चीज काम करेगी, भी हम ये प्राणायाम करके सब चीजों को रोक लेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को वो कुछ पोटली में डाल के उसको सुंघा रहे हैं। एट दैट टाइम इमरजेंसी आपको ऑक्सीजन ही काम आएगी, आपको बाकी चीजें काम नहीं आएंगी। ये सब चीज पहले हैं। तो होलिस्टिक मेडिसिन का मतलब ये है, हमें सब चीजों को कंबाइंड वे में एक बैलेंस तरीके में यूज करना है। तो मेरा ये मानना है डॉक्टर रंजन, और मेरे को ये लगता है मैं जो कर रहा हूँ बहुत सुपर ह्यूमन नहीं है, प्रैक्टिकल है, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करना और बैलेंस करना।
ठीक है डॉक्टर संदीप सर, जो बातें हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और बात है। सर आई प्रैक्टिस इमरजेंसी एक्यूपंक्चर इन इमरजेंसी एक्यूप्रेशर। तो एनर्जी मेडिसिन में तो इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी बहुत सारे मेजर्स हैं, इनकी राइट। पॉपुलैरिटी नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए हैं, शायद आप तक पता नहीं पहुंचे कि नहीं। मैंने वीडियोस देखे हैं आपके डॉक्टर रंजन, और मैं उनको आगे सेंड भी करता हूँ। तो तो देयर आर मेजर्स जो इमरजेंसी में भी काफी काम आ सकते हैं, इवन ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए भी काम आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें, लेकिन कई बार डॉक्टर रंजन हमें सब चीजों को मिला के यूज करना। अगर हम बोलेंगे मैं तो इसको जहाँ पे हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हम बाधित हो जाते हैं, जहाँ पे हम अब रिजिड हो जाते हैं, वो फ्लूइडिटी को कम कर देता है। और एनर्जी जो है वो फ्लूइड है, वो मूव करती है। सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, चीजों को फ्लूइड रहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए चीजों के लिए। राइट। और सबसे जरूरी बात यह है, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितना खाना खा रहे हैं, कितना अपना प्रिवेंटिव रखा हुआ है, अपने आप को कितना बचा के रखा हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और आज तो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर आर के तुली, जो दिल्ली से हैं, और फादर ऑफ होलिस्टिक हेल्थ उनको बोला जाता है। उनसे बेटर आज के टॉपिक के लिए कौन हो सकता है। क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड था जब मैंने उनका जो राइट अप पढ़ा और उनका जो वीडियो था, 2 मिनट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो देखा। तो रियली एक्साइटेड टू लिसन हिम। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं, जैसे हमारे ये प्लेटफॉर्म आ गए हैं। लगभग पिछले साल में हमारे पास 60 ऐसे लोग आए हैं, 50 से ऊपर ऐसे लोग आए हैं जो डॉक्टर हैं और होलिस्टिक हेल्थ के डिफरेंट विधियों को फॉलो करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज के 16 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। वो कोई मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सेमिनार्स नहीं थे, कोई यूट्यूब के ऊपर भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी जिससे आप सीख सकें। उस जमाने में अपोलो हॉस्पिटल में होलिस्टिक हेल्थ का एक डिपार्टमेंट खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब इस हरकुलन टास्क, मतलब बहुत इजी नहीं है। इफ आई कैन इमेजिन, मेरे को ऐसा लगता है उनको कितनी प्रॉब्लम के बारे में, कितनी मुश्किलों से जूझना पड़ा होगा, कितने लोगों को कन्विंस करना पड़ा होगा, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। क्योंकि मेरे को खुद का मालूम है, जब मैं अपने आप को उनके फुट में डाल के देखता हूँ, उनके शूज में डाल के देखता हूँ, तो जब मैं बातें करता हूँ, यार साउंड हीलिंग ऐसे काम करती है, ऐसे में हमने कैंसर को ठीक किया है, इस तरह डायबिटीज रिवर्स होती है, तो बोलते हैं ये सब बकवास है, दिस इज जस्ट एन ट्रायल एंड एरर, उनको वैसे ही ठीक हो जाना था, तुम्हारे जो चीजें किया उसने कुछ खास नहीं किया है। मेटफॉर्मिन, ग्लिप्रामाइड, ये सब चीजें जो है वो काम में आएंगी, अदरवाइज उसका कल को जो माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर दोनों कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाली हैं। यू आर प्लेइंग विद लाइफ। तो ऐसी चीजों को फेस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई थी उस समय। अभी तो बहुत सारी रिसर्च है डॉक्टर रंजन। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू लिसन डॉक्टर तुल्ली, और उनका जो एक्सपीरियंस स्पेशली, और स्पेशली जब उन्होंने स्टार्ट किया, उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या उन्होंने सुना, मैं वो भी सुनना चाहूंगा। जब वो ज्ञान देंगे वो तो है ही है, हमें चीजों को टैकल कैसे करना है, लेकिन उन्होंने क्या फेस किया और किस रेजिस्टेंस के साथ में वो खड़े रहे, ये बहुत रिमार्केबल थिंग। यस, यस। थोड़ी सी जब दुनिया में मेन स्ट्रीम हवा जिस दिशा में बह रही है उससे अलग दिशा में अगर हम चलें तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो मिलता ही है, लेकिन उसका भी एक अपना थ्रिल है, बिल्कुल। अपना एक चार्म है। तो टाइम इज 11:11, तो विदाउट वेटिंग जो हमारे आज के गेस्ट हैं हम उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। डॉक्टर आर के तुली, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप, विद मी इज डॉक्टर रंजन। हम आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम सर। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप को होस्ट है सर, आप अपने आप को। That's okay now? You can hear me? यस सर। यस सर, वी कैन हियर यू सर। डॉक्टर तुली, एक सेशन शुरू होने से पहले हम लोग, मैं डॉक्टर रंजन बात कर रहे थे। आपने 16 साल पहले अपोलो हॉस्पिटल में होलिस्टिक हेल्थ का एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। तो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? और बीइंग ए डॉक्टर, जब आप मेडिकल स्कूल से आते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे 8 साल 9 साल की जो एजुकेशन होती है उसमें पूरा हमारा जो ब्रेन मैपिंग और ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो चेंज कर दिया जाता है। हमें एक सिंगल डायरेक्शन में ही देखने का एक
सिखाया जाता है मेडिकल स्कूल में हर किसी को क्योंकि योगा के ऊपर मेडिटेशन के ऊपर अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए ऐसा कोई चैप्टर या ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है। मोस्टली हम लोग वही इमरजेंसी मेडिसिन इंजेक्शन सर्जरी वही सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया और आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने अपोलो हॉस्पिटल में होलिस्टिक हेल्थ का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया? डॉक्टर संदीप, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप से आज का सेशन शुरू किया। और ये एक्चुअली 16 साल पहले नहीं, ये 1995 की बात है। और 26 साल हो गए जी। तो ये तो मैं कहूँगा कि तो ऊपर से वर्षा ही हुई थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल है वो डेवलप हो रहा था। और उससे पहले लगभग पिछले प्रीवियस 5-10 इयर्स में मैंने काफ़ी देश के बहुत जो मुख्य लोग हैं उनका इलाज कर चुका था। और उस समय इंडिया में जो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई था वो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बेस्ट इक्विप्ड हॉस्पिटल था। तो ज़्यादातर वीआईपी लोग चेन्नई ही जाते थे इलाज करवाने के लिए, और ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। और उनमें से बहुत सारे लाइक मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की कैबिनेट के शायद आधे मिनिस्टर मेरे पेशेंट हुआ करते थे, और बहुत लोग, तो वो लोग बहुत से लोग आते थे और ऐसी प्रॉब्लम से ठीक हो गए। तो जब दिल्ली का हॉस्पिटल बन रहा था तो इसके जो फाउंडर चेयरमैन हैं, ये मेरे बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा भी ये तुम क्या करते हो। तो मैंने उनको उसको व्याख्या की। तो बोले ये तो 21st सेंचुरी की मेडिसिन है। इट वाज ए प्रोफेटिक स्टेटमेंट बाय हिम, दिस इज द मेडिसिन फॉर 21st सेंचुरी एंड विल यू लाइक टू सेट अप दिस डिपार्टमेंट इन माय हॉस्पिटल। सो फॉर मी इट वाज ए डाउनपोर, मतलब एक बिजली गिर गई मेरे ऊपर कि इस प्रकार इतने बड़े एक देश के शायद महानतम हॉस्पिटल और डॉक्टर से मुझे इस प्रकार का इनविटेशन मिल रहा है। तो उसको सोचने की कोई वजह ही नहीं थी। हाँ, और बस वो शुरू हो गया। और मैं कहूँगा कि इट वाज ए बम्पर हार्वेस्ट कि चारों तरफ से, और मीडिया ने भी उस चीज़ को, क्योंकि नई नई चीज़ थी, तो मीडिया ने भी इसको बहुत प्रचलित किया। बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिले, और जैसे दिन पर दिन काम करते गए, और अब आपसे मैं कुछ साथ के साथ कंट्रोवर्सी भी बढ़ती गई। और बहुत से मेरे डॉक्टर भाई, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में 120 सीनियर कंसल्टेंट थे, एक एक सब्जेक्ट में, कार्डियोलॉजी में 8, गायनेकोलॉजी में 8, न्यूरोलॉजी में, तो इस प्रकार देयर वर मोर देन 120 कंसल्टेंट्स। और कुछ ऐसा मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यवश जैसे पेशेंट ज़्यादा ठीक होते रहे वैसे ही वहाँ पे थोड़ा द्वेष फैलने लग गया। और एक समय आया कि डॉक्टर्स ने एक गुट बना लिया कि मेरे पास कोई पेशेंट ना आ सके। और ये विशेषकर घटना हुई जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में कई सप्ताह से ब्रेन डेड की सिचुएशन में पड़ा था, और उसके रिश्तेदार मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब आप उनका इलाज कीजिए। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कि देखिए पेशेंट 6 हफ्ते से ब्रेन डेड पड़ा है, आप मेरे पास कैसे आए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या उन्होंने मुझे काटा और बोलिए देखिए डॉक्टर साहब पेशेंट हॉस्पिटल में है और उसका सब इलाज चल रहा है, आप अपना काम कीजिए और हमसे कोई सवाल मत पूछिए, इलाज करनी आपका ड्यूटी है और आप बस इलाज कीजिए, हम आपसे कुछ उम्मीद नहीं करते। और मैं दर्शकों से, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अचंभा था कि चौथे 5वें दिन उस पेशेंट में थोड़ी थोड़ी हरकत शुरू होने लगी।
और शुरू में तो डॉक्टर्स ने भी उसको बहुत निकारा कि ये कैसे हो सकता है, पर करते कराते इन अबाउट 30 odd days this patient was sitting up and was being fed semi-solid food, etc. He started recognizing everybody, but he had a tracheostomy tube due to which he could not talk. And so the patient recovered. और मुझे ये बहुत दुविधा हो रही थी कि इसके ये ट्रैकियोस्टमी ट्यूब घर वाले निकलवाते क्यों नहीं, और बल्कि कुछ दिनों में उन्होंने इलाज बंद कर दिया, पेशेंट को हॉस्पिटल से ले गए और उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो मुझे बहुत दिक्कत होती रही इस चीज की। फिर एक दिन ध्यान में थोड़ा जवाब मिला कि तुम कौन हो, जिस दिशा से वो आए थे, जिन्होंने उनको कहा था कि 6 हफ्ते ब्रेन डेड व्यक्ति का फलां जाके वहां जाके इलाज करवाओ, और आज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस हमें इतना ही इलाज चाहिए और नहीं, तो मैं कौन हूं। परंतु इस घटना से हॉस्पिटल में खास करके बहुत लहर फैल गई, और जितने भी इमरजेंसी पेशेंट आते थे तो अब जो जितने दूसरे डॉक्टर थे उनको डराने लग गए और कहने लगे हम इलाज नहीं करेंगे अगर आप ये इलाज करो। और करते करते धीरे धीरे मैं आइसोलेट होता चला गया, और 16 साल के बाद लगभग 2011 में मैंने सोचा कि अब इस हॉस्पिटल में, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात वही डॉक्टर प्रताप रेड्डी जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित करके और वो एक भविष्यवाणी दी थी कि यही इलाज 21st सेंचुरी का मेडिसिन होने वाली है, वो मुझसे आंख का संपर्क भी नहीं कर। तो व्हेन आई सॉ दैट डॉक्टर रेड्डी इज नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद मी, it's time for me that I should quit. And thanks to Dr. Reddy again, by his grace and by the divine grace, by now I'd made it, enough credibility to survive on my own, which I was in any case earlier also. So I had no hesitation in walking out. And मैं तो कहूँगा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया भर में अभी आप मेरी जैसे वीडियो प्रेजेंट शुरू होगी तो आई विल ब्रिंग इट आउट कि मेरे को ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सारी दुनिया की सेहत प्रणाली आज एलोपैथिक सिस्टम के एक प्रकार की गुलाम हो चुकी है, और इस चीज को ये कोविड-19 पैंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया है। आज इसका कोई इलाज नहीं है और मात्र उपाय है तो वो है प्रिवेंशन। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इसका उपचार है, क्योंकि जो वैक्सीन बनाई जा रही है आप सब जानते हैं, आप सब वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं। तो इस वातावरण में टोटल तुक्केबाजी चल रही, ऐसे कठोर शब्द यूज करते, पर ये मेरे दिल की आवाज है इतना। और दुनिया, मैं कहूंगा उनका कोई कसूर नहीं, कसूर है जनता का। मैं तो लोगों को कहता हूं आप सब्जी की दुकान में जाओगे तो सब्जी मिलेगी, और झटके की दुकान में जाओगे तो झटका ही मिलेगा। तो it is very unfortunate that people patronize this system of medicine which has got no answer. They all know about it. तो क्या ऑक्सीजन, अगर मेरा प्राण फेल हो जाए तो क्या ऑक्सीजन मुझे बचा सकती है? पर कितना अज्ञान है इस दुनिया में। मुझे बहुत खुशी है कि आप युवा पीढ़ी के काबिल लायक डॉक्टर इस मिशन को साथ लेके चले हैं, और आने वाले समय में मुझे संपूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर प्रताप रेड्डी के शब्द बिल्कुल सही साबित होंगे, और निसंदेह ये होलिस्टिक मेडिसिन, अभी हम बताएंगे कि होलिस्टिक मेडिसिन है क्या, इसके बारे में डिटेल्स इत्यादि, कि यही इसी में हमारा फ्यूचर है।
बिल्कुल सही बोला डॉक्टर दुलिया सर आपने। हम जो कर रहे हैं, हम हेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम हेल्थ क्योर नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, इट्स ए हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट Sorry, हेल्थ क्योर सिस्टम। sorry. Let me, Dr. Sandeep. I'm sorry. It is not health. It is sickness. Sickness management, you can say sickness management, Health, not health health management does also. not. The word Health health is does different. not occur in the textbook of allopathic medicine. Exactly, totally agree. It's sickness management, not health cure. Totally agree with you. डॉक्टर रंजन, आप कुछ कह रहे थे? Dr. Tuli, I feel that you are more comfortable in English. I had requested you for a Hindi, more of Hindi, but you can continue with English. That's fine. ठीक है, ठीक है. I So, felt खिचड़ी that you बनाएंगे. are struggling to speak in Hindi, so जी, मैं अभी इतनी देर हिंदी में बोला तो शायद आई थिंक ठीक ही चल गाड़ी I ठीक ही चल रही सही चल रहा है सर, अच्छा है सर, बढ़िया है, है. जैसा भी पर अच्छा मेरी लगे। स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, तो मैं उसकी वजह से शायद, तो आप जब तैयार हो तो प्लीज टेल We मी can start, sir. एंड We आई can विल start, हैव sir. द. We can start the session, sir. ओके, एम आई ऑडिबल? yes, sir. Yes, sir. But your screen is not visible, sir. ओके, सुन. शैला, शैला, देखा ना कहाँ स्क्रीन शेयर नहीं हुई. शेयर स्क्रीन कर. बहुत ही अच्छी बात बोली डॉक्टर तुलिया आपने। हम लोग जो कर रहे हैं वो सिकनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम हेल्थ क्योर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या हेल्थ को प्रमोशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड यस सर, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके. मित्रों, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ ने आज मुझे आप सबके साथ इस बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को शेयर करने के लिए ये मौका दिया है. एंड द टाइटल ऑफ टुडेज टॉक इज मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 बियॉन्ड एलोपैथी. अभी हम चर्चा करेंगे व्हाई बियॉन्ड एलोपैथी, क्योंकि आज सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि सभी लोग, जितना हमारा मेडिकल सिस्टम है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, वो एलोपैथी सिस्टम के ऊपर आधारित है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है. जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सिर्फ उन दवाई कंपनियों के प्रमोशन के कारण दी जा रही हैं, मगर अथॉरिटीज ने, जितनी मेडिकल अथॉरिटीज हैं, सब ने माना है कि इनमें से कोई भी दवाई प्रमाणित होके, यानी कि नहीं उभरी है. तो आज इसका उपचार है और वो है सिर्फ बचाव में. तो आज का कार्यक्रम इस वैदिक प्रेयर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के साथ हम शुरू करेंगे, which means may all you be happy and healthy and no one may suffer in any way. With these Vedic blessings, we will start today's presentation. And I am thankful to the spiritual doctors for holistic health, and I bring compliments to each one of you from Society for Holistic Advancement of Medicine, SOHAM. SOHAM is dedicated to positive health and total wellness, body, mind, and spirit, as far as possible by drug-free, natural, thereby the harmless means. And it helps us even to eradicate the various conventionally incurable diseases, and it establishes its authenticity by managing
the disease in acute stages. This word holistic is being very loosely used these days. So I will like to share with you all what are the requirements to earn the title of being holistic. जैसे कि शब्द होलिस्टिक को बहुत आजकल दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो सबसे पहले कि इट ट्रीट्स द ह्यूमन बीइंग एज ए होल। मैं इंसान हूँ, शरीर हूँ, मात्र मेरे अंग नहीं है, और मैं एक बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इसका एक संग्रहालय हूँ। और जो भी उपचार हो वो इन मेरी जितनी भी बीमारी हो उन सबका इलाज इकट्ठा यानी कि कंकरेंटली किया जाए, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि मैं एक पार्ट बॉडी के लिए एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और दूसरे पार्ट के लिए दूसरे डॉक्टर के पास, एक बीमारी के लिए अलग दवाई और हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई ले रहा हूँ, तो उससे तो मुझे बहुत नुकसान होता है। और हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि हम कोई दवाई देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं यूज की जाती। तो इसका ये बहुत फायदा है कि जितने ड्रग बेस्ड सिस्टम्स हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो या एलोपैथी हो, इन सबको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उनकी क्षमता बढ़ाता है। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स द बेस्ट ऑफ all the systems of health and medicine. You know, two drug-based systems cannot be given together. There is even a Supreme Court ruling on this. And because we do not know, जो अलग अलग दवाइयाँ होंगी उनका शरीर में ड्रग इंटरेक्शंस, जो कि वैसे ही एक बहुत बड़ी दुनिया में समस्या है, तो हम 2-3 अलग अलग सिस्टम्स की दवाई एक पेशेंट को एट ए टाइम नहीं दे सकते। परंतु किसी भी पेशेंट की जो अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए हम प्राकृतिक उपाय बड़ी सफलता के साथ यूज कर सकते हैं। सो एज फार एज पॉसिबल बाय ड्रग फ्री नेचुरल मीन्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हिपोक्रेटिस, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ने कहा था प्राइमम नॉन नोसियर, यानी कि जो भी आप करें उसके पहले मेक श्योर इट डज नो हार्म। अनफॉर्चुनेटली आज दुनिया में कोई ऐसा मेडिकल दवाई या प्रोसीजर नहीं है जिसका कोई नुकसान होने का खतरा ना हो। बट हियर वी ऑफर दैट सेफ्टी टू एवरी पेशेंट, एंड बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग एज ए होल, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच पर्सन and goes a long way in eliminating, eradicating all kinds of sickness. And as I said, even the combination of various sicknesses that a patient may be suffering. I may get patients who are going to 6 different specialists, but the time their own healing mechanism sets in, they can stop going and they don't need to use any medication. अब सबसे बड़ी इसकी तारीफ ये है कि हम एक प्रकार कह सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। दैट मीन्स इट इज प्रेडिक्टेबल, और ये बार बार होगा, हर बार होगा। दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और उसका जो फायदा होगा वो लंबे समय तक कायम रहेगा। तो बोलते हैं सस्टेनेबल। ऐसी दुनिया में आज तक कोई दवाई नहीं निकली है which fulfills all these 3 criteria, and the very fulfillment of these procedures is itself the hallmark of a scientific phenomenon. So those who may question the validity of these systems are themselves unscientific. Their mind is closed. They don't want to see and look beyond their conditioned minds. And it is very important that it is practiced in the care of a qualified and competent physician. क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इसमें क्वैकरी बहुत फैल गई है। हर कोई कहता है मैं होलिस्टिक डॉक्टर हूँ, मैं होलिस्टिक डॉक्टर हूँ। क्यों? मैं रेकी करता हूँ, क्यों मैं प्राणिक हीलिंग करता हूँ, क्योंकि मैं होम्योपैथी देता हूँ।
इस प्रकार इसकी क्वैकरी बहुत फैल गई है। इसके लिए हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्शकों को इसके बारे में सेफगार्ड करें, उनको इस बारे में सतर्क होना चाहिए कि जहां मेरी सेहत का सवाल आता है तो मैं ऐसे किसी लल्लू पंजो को अपनी जान समर्पित न कर दूं, जस्ट बिकॉज ही अपीयर्स टू बी चीप और कन्वीनियंट और ही इज रेडी टू कम टू माय हाउस एंड दैट सेव्स मी मनी. Because of that, I compromise and ultimately I suffer far more and even keep on end up spending much more. The suffering gets prolonged and gets worse. So we have to be very cautious about such quacks who are neither qualified nor competent and are in any case not offering you, as you will see, what is really holistic. I'm very glad to share this prophecy by Thomas Alva Edison, which I am very glad to share, that these doctors, spiritual doctors, share this, and he had made this prophecy: the doctor of the future will be one who will give no medicine. और मैंने जिस पेशेंट से भी आज तक पूछा है कि आप दवाई लेके ठीक होना चाहेंगे या बिना दवाई के, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं दवाई लेके ठीक होना चाहूँ, पर दुख यह है कि सब दवाइयों के पीछे ही भागते। तो समाज को आप लोगों के साथ मिलकर जगाना है, जागृत करना। कहते हैं ग्राहक जागो, ग्राहक जागो। तो जैसा कंज्यूमर अवेकन होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी और आप जैसी नई युवा पीढ़ी के और अच्छे से अच्छे डॉक्टर इस अभियान में मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि इसको कोई हरा नहीं सकता, इससे कोई बेटर इलाज हो नहीं सकता, इससे स्वच्छ, सस्ता, टिकाऊ इलाज की दुनिया में हो नहीं सकता। तो प्रश्न आता है, अभी हमने जैसे कहा होलिस्टिक मेडिसिन, व्हाई, व्हाट इट इज, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने चर्चा करी, बट मेन थिंग इज व्हाई we have such a well established healthcare system in our country and all over the world, regulated by World Health Organization. In our own country, the Ministry of Health and Family Welfare, which looks after the healthcare system based on the allopathic model, gets more than 90% of our budget. So probably India is the only country where we have a Ayush department, an independent minister of Ayush, which controls 5 different subjects of Ayurveda, yoga and naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy, does not even get 10% of the health budget, much less than even 10% of the health budget. So this shows how much importance we are giving and how much there is demand in the country. There has to be a demand. Only then there will be a supply. So that is what is very important. And what is most important is, of course, today we will be talking only about COVID-19, but given a chance, I can tell you, as I say, efficacy in incurable. Then I say incurable sickness means where the patient for years has been, for decades, has been on best of medical treatments, seeing the best doctors in the world. Fortunately, our country has got today world standard medical services, but their health only keeps on deteriorating by the day. And at any stage of the sickness, these people can recover, get well, and start enjoying their health, irrespective of their age and longevity. Of course, earlier the better. So, in this management of COVID-19, which is going on in the country, so far, we have learned some lessons. And the most important lesson is that its remedy lies only in its prevention. बचाव ही इसका एक मात्र उपाय है, बचाव ही इसका एक मात्र साधन है। कहते हैं जहां पे बचाव हटा वहां दुर्घटना घटी।
इस बचाव को कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी मेन 3 मुद्दे हैं कि हम सब मास्क पहने, एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस रखें और सैनिटेशन, हैंड हाइजीन। और क्योंकि पहली जो फर्स्ट वेव आई थी वो तो बाय टच, यानी कि इट वाज ए कंटेजियस वेव, बट सेकेंड वेव हैज आल्सो स्टार्टेड कमिंग थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि अब जब हम बोलते हैं, छींकते हैं, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स, फाइन ड्रॉपलेट्स हवा में दूर दूर तक फैल सकते हैं। तो इसलिए मास्क की महत्वता पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। और सैनिटेशन मात्र सिर्फ अपने हैंड हाइजीन नहीं, बल्कि अपने वातावरण का भी हमें सैनिटेशन का पहले से ज्यादा ध्यान रखना। और इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे और उपाय हैं, परंतु इसकी मैनेजमेंट आज जो है वो तो यही है, वही बचाव, लाइक प्रिवेंशन, की अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए ताकि उसका संक्रमण दूसरों तक ना पहुंच सके, और उसकी सिम्प्टोमेटिक इलाज, कि उसको अगर बुखार है या दर्द है तो उसकी दवाई दे दी जाए। और क्योंकि ये संक्रमण हमारे फेफड़ों को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत घातक सिद्ध होता है, तो ये ध्यान दिया जाए कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीमीट्री के सिंपल माध्यम से उसके ऊपर नजर रखी जाए, ताकि, क्योंकि खास करके सेकेंड वेव में जो इन्फेक्शन है ये सीधा लंग्स में चला जाता है और कोई सिम्टम शायद हो ही ना हो। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो सही रहे। और सब मेडिकल अथॉरिटीज ने माना है कि इसमें कोई विशेष प्रमाणित दवा आज तक उभर के नहीं आ पाई। देयर इज नो ऑथेंटिकेटेड, reliable, scientifically endorsed medication. So all that the doctors give to you is providing a life support. Suppose आपकी ऑक्सीजन कम होने लगी तो आपको ऑक्सीजन देने लगेंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा तो आपको वेंटिलेशन, यानी कि विद प्रेशर आपको ऑक्सीजन दी जाएगी। और इतने में अगर आपका अपनी हीलिंग पावर एक्टिव हो जाती है, आप ठीक हो जाते हैं, आप घर पे लौट आते हैं, तो बहुत अच्छे, वरना सही में कोई इलाज नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी बहुत बैंड गाजे के साथ आई थी, उसको भी माना गया है कि ये इसका कोई फायदा नहीं। और जितनी दवाइयां हैं उनका भी हाइड्रोक्सीक्विनोलिन से लेके रेमडेसिविर और फेनीफ्लू और किसी दवाई को प्रमाणित करके आज तक किसी वर्ल्ड अथॉरिटीज ने उसको प्रमाणता नहीं दी। तो अब जरूरत आती है, बस ट्रायल चल रहा है, करके देख रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है। सबके ये जितनी दवाई है सबको इमरजेंसी यूज के लिए क्लियर किया कि इमरजेंसी, इन एनी केस इट इज फॉर इमरजेंसी, इट इज फॉर ए शॉर्ट टर्म, इंक्लूडिंग जो वैक्सीन आ रही हैं उनको भी एक इमरजेंसी यूज के लिए या रीपर्पस। ये दवाई किसी कैंसर में यूज हुई थी या दवाई किसी दूसरे फंगस में यूज हुई थी, तो आज इसको इसके ऊपर ट्राई करते हैं, दैट्स कॉल्ड रीपर्पस। सो ईदर दे आर ऑन ए इमरजेंसी यूज और फॉर ए रीपर्पस यूज। In any case, it is all for a trial and a short-term basis. But we have to look for reliable and long-term solutions. And these medicines you have also heard recently, they are so expensive. There's such a severe black marketing in this, including oxygen has been traded. मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे देश में इतने बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, किसी भी हॉस्पिटल में अपनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोई भी हॉस्पिटल बनता है, हम उसमें जैसे बिजली लगाते हैं, बिजली का स्टैंड बाई लगाते हैं, और ऑपरेशन थिएटर और जो आईसीयू वगैरह उनमें डबल स्टैंड बाई जनरेटर्स लगाए। तो बिजली बहुत जरूरी है हमारे काम करने के लिए, परंतु क्या ऑक्सीजन के बिना कोई हॉस्पिटल हो सकता है? तो टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ दीज हेल्थ अथॉरिटीज, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेल्थ डिजाइनर्स एंड द
the hospital users. It's a matter of great shame that we had to go through this ऑक्सीजन के अकाल से हम आज गुजर रहे हैं इस देश में। खैर, हमें चाबुक पड़ी, हम सीख रहे हैं, अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और शायद थर्ड वेव आने से पहले हम इतने सक्षम हो जाएं कि कम से कम ऑक्सीजन की तो कमी नहीं हो। तो अब हमने ये समझा कि अगर इस कोविड-19 महामारी को बचाने का उपाय है तो वो इसके प्रिवेंशन में है। प्रिवेंशन मीन्स मेरी अपनी इम्यूनिटी, यानी कि मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो कि एक कवच, एक प्रोटेक्टिव आर्मर का काम करती है और सभी संक्रमण को मेरे पास नहीं भटकने देती। ये हमारे देश की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ आयुर्वेद और योग हैं, हमारे जो अथर्ववेद का जो ज्ञान है, वो इसके लिए हमें बहुत सक्षम बनाता है। हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, दिखाया कि इसको मेरा सेहत अच्छा होगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेरी इम्यूनिटी, मेरा रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वस्थ होगी, तो कोई कीटाणु मेरे पास नहीं पटकता है। और मात्र कीटाणु ही नहीं, आज आप जानते हैं कि जितनी बीमारी है, ज्यादातर लोगों जो कोविड से नहीं मर रहे, लोग मर रहे हैं कोमॉर्बिडिटीज से। तो कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं? जिनको हम कहते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, या वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके इम्यून सिस्टम उनका कंप्रोमाइज है। ये सारी देन लाइफस्टाइल डिजीजेस की तो है। ना लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ता, ना ये देश में हमारे बीमारी पैदा होती। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है। आज हमारे देश में दुनिया के बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में आज दिल्ली शहर में ही कम से कम दर्जन से ऊपर ऐसे हॉस्पिटल हो। इन हॉस्पिटल्स में आधे से ज्यादा उनका जो पेशेंट लोड है, जो बिजनेस है, वो फॉरेन से लोग आ रहे हैं। ये प्रमाणित है, दुनिया ने माना है कि हमारे पास, परंतु इस सिस्टम की कमजोरी इतनी है कि पिछले 3-4 दशक में ये सभी बीमारियां, जितनी लाइफस्टाइल कॉमन डिजीजेज हैं, 3-4 गुना बढ़ गए हैं। एलोपैथिक सिस्टम सन 1950-60 के दशक में इतना पावरफुल हुआ क्योंकि एंटीबायोटिक्स निकले थे, पेन किलर निकल के आए, सर्जरी ने बहुत एडवांसेस करी, डायग्नोस्टिक्स ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करी, परंतु धीरे धीरे संक्रमण तो जैसे चोर सिपाही से आगे, अभी धीरे धीरे सारे एंटीबायोटिक्स फेल होते जा रहे हैं। नए प्रकार के वायरस पैदा हो रहे हैं, जिनमें से कि ये कोविड-19 ये भी अपनी चाल बदल रहा है। इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। जो वैक्सीन बनी है, क्या वो नए वेरिएंट्स में कारगर होंगी, ये आज किसी को नहीं पता। हमारे देश में कम से कम 200 करोड़ खुराक की जरूरत तक, हमारे देश की आबादी आज 135 से 140 करोड़ आबादी है, और ये माना गया है कि कम से कम देश की 80% जनता को वैक्सीनेशन लगना चाहिए टू क्रिएट ए हर्ड इम्यूनिटी। और पिछले 4 महीनों में आप सब जानते हैं कि मात्र 18 करोड़ इंजेक्शन ही हम लगा पाए हैं। अब कहा जा रहा है कि अगस्त से वैक्सीन बढ़ेंगी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और शायद हम अगले 1 साल में अपनी देश की जनता को ये वैक्सीन लगा पाएंगे। परंतु इस दौर में जिन लोगों को वैक्सीन, 18 करोड़ जो वैक्सीन लग चुकी है, इनका क्या होगा? इनका असर कब तक रहेगा? क्या इनको दोबारा नहीं देनी पड़ेंगी? और आज ही आप देख रहे हैं, मैं बहुत से लोग जानता हूं, मैं एक पर्सनली एक डॉक्टर बाहर से आए, अमेरिका से आए, उनको दोनों डोज लग चुकी थी, पर यहाँ पे आके उनको ऐसा संक्रमण पकड़ा कि बेचारे वापस नहीं जा पाए। और बहुत से लोगों को फर्स्ट डोज के बाद तो काफी लोगों को हो रहा है, सेकंड डोज के बाद भी लोगों को हो रहा है। तो क्या ये मात्र उपाय है? क्या इसके ऊपर हम
निर्भर हो सकते हैं? कैन वी पुट ऑल आवर मनी ऑन दिस वैक्सीन? कि जब तक, अभी तो सेकंड वेव आई है, कितना हाहाकार मच गया है, जब थर्ड वेव आएगी तो पता नहीं क्या होगा। डेफिनेटली तब तक हम वैक्सीन करने की स्थिति में नहीं आ रही। ये सब चिंता का विषय है, जिसके साथ हमको एक अपनी सोच बदलनी, क्योंकि जिस सोच के ऊपर हम चल रहे हैं ये एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर टोटली निर्धारित है। और मेरे पास ये 13 पॉइंट प्रोग्राम है। मैं 51 साल से एलोपैथिक प्रमाणित प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ली है एविएशन मेडिसिन में, स्पोर्ट्स मेडिसिन में और इंटरनल मेडिसिन। और मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनने का ऑफर मिला था सन 1978 में। तो मैंने अपने प्रोफेसर साहब से कहा कि सर आपके डिपार्टमेंट में मैं काम करूंगा तो एक भी पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। परंतु जो मेरी थीसिस थी दैट वाज ऑन रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड इट शोड जस्ट बाय करेक्टिंग द लाइफस्टाइल 80% ऑफ द पीपल कैन रिवर्स देयर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम हार्ट डिजीज बोलते हैं। और ये जो स्टडी थी ये भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के ऑफिसर्स में यानी कि पायलट्स में की गई। जो इंडियन एयरफोर्स का जो पायलट है, आप जानते हैं कि he has to undertake the most difficult, challenging, highest performance of a human being with endurance to fly these supersonic jets and go kill the animal and yet save his life and come back home. इससे ज्यादा ह्यूमन जॉब नहीं है दुनिया। और ये स्टडी उन पायलट्स के ऊपर की गई थी जिसने बताया था कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years 80% ऑफ दिस पायलट्स वुड गेट बैक टू देयर जॉब। बट दुनिया जानती है, दुनिया का हर कार्डियोलॉजिस्ट जानता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिवर्सिबल है, परंतु उनका बिजनेस तो स्टेंट लगाने में चलता है, ना कि आपकी सेहत देने में। और लोग भी बड़ी खुशी से जाते हैं और जब तक स्टेंट नहीं लग जाए उनको तसल्ली नहीं आती। तो एलोपैथी में बहुत सारी कमी है। सबसे पहले तो हमारे देश के लोगों को ये सिस्टम अच्छा ही नहीं लगता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, मैं एक दिल्ली का बहुत प्रमाणित डॉक्टर हूँ, अब मुझे कहीं पर दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिशन लेनी पड़ जाए तो आप जानते हैं आज कहीं बेड भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट एक्सेसिबल, इट इज सो एक्सपेंसिव। नो मेडिसिन कम्स विदाउट एनी हार्म, or the worst is medicines only treat the symptom, they never eliminate a disease, and it only treats. Every doctor is a specialist of a part of the body. Am I just the body or my part? अभी आप ये भी रहस्य सुनेंगे। तो इसमें हमारा कोई समाधान नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई समाधान नहीं है। तो जब तक देश के जनता जागृत नहीं होगी, जब तक कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा, आप देखते हैं कि किसी भी संस्था में अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी सैलरी की जस्टिफाइड इंक्रीज करवानी है तो जब तक वो अनशन नहीं करेगा, धरना नहीं करेगा, हड़ताल नहीं करेगा, उसको सरकार नहीं देगी। तो कहते हैं बच्चा भी जब तक रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देगी। तो साथियों, आइए हम आप सब मिलके एक देश में एक नई लहर, एक नई ज्योति का जागरण करें और इस देश को सेहत की तरफ लेके बढ़ें। और ये कोरोना ने तो फिर प्रमाणित कर दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं। ये स्लाइड है दिखाने के लिए, जैसे ये एक समुद्र में, जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा एक आइसबर्ग बन रहा है मगर वो नजर नहीं आता। तो जब नजर आता है तो उसकी सिर्फ टिप नजर आती है। तो ये टिप है जो उसका सिम्टम है, यानी कि मेरे को दर्द है, दवाई दे दी, थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो गई। मुझे ब्लड शुगर है, दवाई ले ली, थोड़े घंटे के लिए मेरी शुगर कम हो गई। मुझे ब्लड प्रेशर है, थोड़ी देर में दवाई ली,
थोड़ी देर मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया। और मुझे अचंभा होता है, लोग इस इलाज से बहुत खुश हैं, बहुत राजी हैं। मैं पेशेंट से मिलता हूं तो 4 बार पूछना पड़ता है, भैया डायबिटीज तो नहीं है आपको? नहीं, मेरी डायबिटीज बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल में है। अरे दुनिया में ऐसी कोई डायबिटीज नहीं, आप जितना भी कंट्रोल कर लो वो आपकी जान लेके रहेगी। आपको ऐसी लंबी बीमारी और दर्दनाक मौत और आपका सारे जवाब बिका देगी। पर लोग बड़ी आसानी से जाके डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने शुरू कर देते। तो इसमें डॉक्टर का कोई फॉल्ट नहीं है। वो तो कहते हैं भैया पेशेंट आए, हमारा तो यहाँ पे कहते हैं ना, सांस लेने का टाइम नहीं है, इतनी भीड़ें लगी हैं, दुकान में माल खूब धन बिक रहा है, उनके पास टाइम नहीं है सोचने का। जो सोचते हैं यही बढ़िया है, यही कंज्यूमर की डिमांड है, हम इसको दे रहे हैं। अब देखिए एक और बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश मात्र 2% हमारी जो जीडीपी है उसका हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। और अमेरिका जैसा देश जो हमसे लगभग, मैं कहूं 30-35 गुना ज्यादा अपनी हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करता है। और दूसरे देश हैं फ्रांस, जापान जैसे, जो उससे भी ज्यादा 30-35 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। वहां भी लोग तसल्ली नहीं है हेल्थ केयर से। हम सबके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि में रहता है। अब किसी से पूछिए, nobody is satisfied with the healthcare services even there. America spends 16% of its GDP on health. 16% of their GDP, which is about 30 times more than our GDP. Even then people are not happy. And we are trying to replicate that model. We say ये दवाई FDA ने, वो डॉक्टर फोची रोज टीवी के ऊपर आके भाषण देता है और हम बेवकूफ उसकी बातों को सुनते रहते हैं। उसको दुनिया की अथॉरिटी बनाया गया। क्या उसके देश में कोविड उन्होंने सफलता से कंट्रोल कर लिया? सॉरी, ओ शैला यहाँ बैठने का क्या फायदा है? ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा पहले, हिपोक्रेटिस ने कहा था प्राइमम नॉन नोसियर, यानी कि पहले आप पेशेंट का इलाज करें तो ये मेक इट श्योर दैट वी डू नो हार्म। आज क्या दुनिया में ऐसी कोई दवाई है, कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिससे नुकसान नहीं करता? There is a long list of these adverse effects in outpatient care. अमेरिका में माना गया है कि जो लोग डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू मेडिसिन इज द 3rd हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ। और अगर उसके सारे साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी को अगर हम इकट्ठे लेके चलें तो इट बिकम्स द बिगेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ, because it comes from USA, whose model we try to copy, and they are at least frank. They have open statistics. Anybody can visit them. In our country, we don't even have these statistics. अब ये देखिए, this slide, it checks the facts as far as the COVID महामारी is concerned in USA and in India. USA की जनाब आप सब लोग जानते हैं कि आबादी लगभग 33 करोड़ है और हमारे देश की आबादी उससे 4 गुना से भी ज्यादा है। उनका लैंड मास हमसे 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, यानी कि एक अमेरिकन के पास 18 से 20 गुना ज्यादा जगह है रहने के लिए। उनकी पर कैपिटा इनकम है $54,000 एनुअल इनकम, जो कि हमारे देश में मात्र $1,700 भी शायद नहीं, कम से कम 32 और 1 का अनुपात। अमेरिका में कितने पेशेंट्स को कोरोना हुआ? लगभग 3.5 करोड़। हमारे देश में अभी 2.25 करोड़ की संख्या पार नहीं की।
यानी कि वहां पे संक्रमण 6 गुना ज्यादा है और वहां पे डेथ और भी ज्यादा। वहां पे लगभग 6 लाख से डेथ ऊपर हो चुकी है, हमारे यहाँ भी 2.5 लाख का आंकड़ा पूरा नहीं। यानी कि पर कैपिटा डेथ रेट इन अमेरिका इज 10 times more than India with our limited resources। और हम उनकी कॉपी करते हैं, उनकी प्रमाणित दवाइयां लाते हैं, उनका फाइजर का टीका जो 4 गुना कॉस्ट के ऊपर आएगा उसके पीछे हम भाग रहे हैं। Still, sorry to say, we try to chase this failed model of allopathy as modeled by the great United States of America। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 1978 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने सोचा कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब हम दुनिया में सब बीमारी का अंश मिटा देंगे, और एक बहुत बैंड बाजे के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया गया। डॉक्टर रंजन इत्यादि ने पढ़ा होगा, हमारे तो ये एक्टिव लाइफ में हुआ था, कि जिसको नाम दिया गया था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, कि सारी दुनिया में 2000 साल पहले आने से पहले सारी दुनिया से बीमारी। क्यों डॉक्टर रंजन, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। परंतु ये सिस्टम ऐसा पिटा प्रोजेक्ट कि आज 2021 हो गया है, मोर देन 20 years लेटर नोबडी इज टेकिंग एनी, ये कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि हम दुनिया में सब बीमारी को मिटा देंगे। आज तो हम कोविड में ही जूझे पड़े और हम इतना हल्ला डाले हैं कोविड से। जनाब, हमारे देश में जितने कोविड से मौतें हुई हैं उतनी मौतें तो रोज रोड एक्सीडेंट में होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पिछले 50 साल से चल रहा है, 60 साल से, डायबिटीज और हार्ट डिजीज इत्यादि से, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इनसे 54 लाख लोग मरते हैं हमारे देश में हर साल, और हमारी सरकारें आंखें झपक रही। कोविड को इतना हमने इंपॉर्टेंस क्यों दे दी? इट इज ओनली किलिंग ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल एज फार एज द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न। और ये WHO की ऑडिट थी फेलियर ऑफ 2000 AD के बाद, कि नंबर 1, it is dependent on exclusively on the allopathic system of medicine, which is not accessible even today, not to me in this capital city of the country. It is exclusively dependent on modern system of medicine, which is so costly, which is so harmful, and which at the most takes care of a part of your body. और सबसे बड़ी, ये इंसान को तो इंसान समझता ही नहीं। इंसान तो मात्र एक शरीर है, बॉडी है, उसका अंग है, दैट इज देयर मैक्सिमम कंसर्न। और जरा सी प्रॉब्लम हो गई, 40-50 की उम्र हो गई, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया साहब आपको उम्र का पता। एज इफ एजिंग इज ए कर्स, एज इफ एजिंग इज बाउंड टू बी ए सफरिंग। और हम जागो देशवासियों, जागो, गॉड ब्लेस यू। और ये माना गया है, इसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी ऑफ हेल्थ, यानी कि जो मेरी इंसान की हेल्थ है वो होस्ट, यानी कि जो मेरी हेल्थ है, दैट डिपेंड्स ऑन द होस्ट। होस्ट इज द ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ। एंड माय एनवायरनमेंट, हाउ गुड इज माय एनवायरनमेंट, जितने अच्छे एनवायरनमेंट में मैं रहूंगा उतनी अच्छी मेरी सेहत होगी। और तीसरा एजेंट, जिसको कहते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे आजकल ये कोरोना छाया हुआ है। परंतु दुर्भाग्य की ये बात है कि जो एलोपैथिक सिस्टम है, पहले तो आप एलोपैथिक शब्द का मीनिंग जानने की कोशिश करें। एलो मीन्स एक्सटर्नल,
that anything sourced from outside, external interference. It is sourced from outside. And as if the human host has got no role in his health. And we are missing very important part. You all know that environment. जैसे कहा गया है कि मैं एक पंचभूता हूं. I am made of the 5 elements. And these elements are of no concern to the hospitals. And very important, very, very subtle, just as medical science cannot say what is keeping me alive, that factor of life, that prana. They cannot measure that there are electrostatic fields. The science very well knows we have a North Pole and a South Pole, and they are creating some electromagnetic fields, and they are life-giving to me. My life is a part, my life is designed in conformity with that, or we are disturbing this relationship by creating this, starting with the radio waves, radars, satellites, and now this 2G and 4G and the 5G is coming. I will just now play a video, 2 minutes video. Please listen to it carefully. Just apply your mind. It only highlights कि आज हम कहते हैं कि ये संक्रमण जो कोरोना है, it is spreading by touch, it is contagious, it is infectious. But आज से 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो तब कहाँ लोग एक दूसरे को मिल पाते थे? All that you could travel was by a tonga or a बैलगाड़ी, or at the most by the sea route on those slow little boats. How did it spread all over the world? एक बहुत गौर करने का ये वीडियो है, आप प्लीज इसको सुनिएगा. और उसके साथ साथ मेडिकल साइंस भी मानती है कि जितने हमारे एजेंट्स हैं, जितने कीटाणु हैं, we are in a symbiotic relationship. We are made for each other's health. We cannot live without the germs. In fact, my immunity, they say, lies in the gut, where a few 100 trillion cells are imparting me the immunity. They say immunity lies in your gut. और जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो सबसे पहले नुकसान होता है इन जो मेरे गट में, जो मेरे सेहतवर्धक जो कीटाणु हैं, सबसे पहले उनका नुकसान होता है. और 1 मिनट नहीं हम सोचते, दुनिया में माना गया है कि 80% एंटीबायोटिक्स का यूज गलत होता है, मिसयूज होता है, उनके साइड इफेक्ट अलग से होते हैं. Please listen to this, and in 2 minutes we'll come back. Please just bear with me. 10 seconds. This is epidemiology of pandemics. कि पैंडेमिक जैसे हैं, ये फैलती कैसे है. इस चीज को दुनिया भर में किसी ने गौर नहीं किया. Sir, no video is playing. Sorry. नहीं आया. WHO definition of health proposed by 1986 World Health Assembly, वो डिस्प्ले हो रहा था. एक सेकंड, once again let us try, otherwise. तब तक मैं सर ऑडियंस से थोड़ा बात कर लूं. ये एक विडंबना है कि 1986 में
जो हेल्थ की डिफिनेशन आई, स्पिरिचुअल इसमें इंटीग्रेट थी, वो समहाउ पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुई, वो बाहर नहीं आई। अभी जो WHO का डिफिनेशन सर्कुलेट होता है उसमें स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। वो भी आएगा। अच्छा, मैं आपको ये जो वीडियो है इसका सारांश में बता दूं। आई कैन सेंड दिस वीडियो टू यू सेपरेटली। इट हैज बीन ऑन द व्हाट्सएप, कहते हैं ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट ओनली सेज कि 1918 में जब वेव आई, तो जो तो वो एकदम इतनी ज्यादा फैली कि इससे भी कई गुना ज्यादा। ये स्लाइड दिखाएंगे। अच्छा, वो स्क्रीन देख रहे हैं। तो उसके बाद somehow it has coincided कि ये तब नए नए रेडियोज शुरू हुए थे। और फिर 1945 के आसपास दोबारा जब रेडार शुरू हुए, तो उस समय फिर एक बहुत बारी एक वायरल फ्लू की महामारी आई थी। फिर 1965 के करीब इन्फ्लुएंजा की, मुझे याद है कि घर घर में लोगों को बीमारी हुई थी। और फिर जाके 2000 आई थिंक 4 में जब ये स्पेनिश फ्लू इत्यादि हुआ, जब 2G आया था। और अब ये प्रॉब्लम कहते हैं, शुरू में तो कहते थे कि वो बैट से वुहान में वहां पे एनिमल्स मंडी से शुरू हुआ, और परंतु ये निष्कर्ष निकाला गया कि वुहान वाज द फर्स्ट 5G सिटी इन द होल वर्ल्ड एंड फ्रॉम देयर इट ओरिजिनेटेड। ये तो सब लोग मानते हैं कि दिस epidemic, this pandemic originated in Wuhan, and Wuhan is the only fully 5G city in the whole world. So going by this sequence of things, this is something we need to think about and at least protect our personal environment, minimize the use of these gadgets, 2Gs and 4Gs, or if we can do without 5G coming, so let us but we have to take it up at the national level. Okay, अब यहाँ पे एक और समस्या, जैसे I had shown you in that failure of health for all for 2000, तो उसमें one of the problems was that spiritual well-being of the individual was not taken notice of, besides old age and other problems. क्योंकि अभी आप देखेंगे कि human being is a spiritual being, or this thing is not taken into consideration by the World Health Organization or the modern system of medicine at all. It's been also, but in 1986, Dr. Negi, who was the Director General Health Services in India, at his initiative, it was passed in the World Health Assembly, and it recommended that instead of only physical, mental, and social well-being, spiritual well-being of the human being should also be added as the fourth dimension. And after so many years, this year, our Honorable Health Minister, Dr. Harshvardhan, is the president of this World Health Assembly. ये इंडिया के लिए एक और मौका है कि इस स्पिरिचुअल वेल बीइंग, भारत विश्व गुरु रहा है स्पिरिचुअलिटी, दुनिया मानती है अध्यात्म का विश्व गुरु कौन है? भारत। तो ये भारत के ऊपर जिम्मा है। और जब आज हमारे अपने ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि जब भी मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं यार तुम्हारा होलिस्टिक मेडिसिन बहुत बढ़िया है, और हम कहते इसको देश में लागू करो, तो खिसक जाते हैं। So we have to, or science without spirituality. तो greatest scientist of the world, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले पहचाना था कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज इनकम्प्लीट। और ये भी कहा कि
जिस दिन टेक्नोलॉजी विल सरपास द टेक्नोलॉजी विल सरपास आवर ह्यूमन एक्शन, that will be the day of disaster. And this is what is happening today. All these 5G robots, they are overtaking the human being. आज कहते हैं डॉक्टर्स की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि रोबोट्स आ गए. बहुत सारे कारीगरों को ऑलरेडी रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिया है. तो द टेक्नोलॉजी इज ओवरटेकिंग द ह्यूमन बीइंग्स. तो उनको इतना महान क्यों माना जाता है? क्योंकि he was a visionary. He could see the future. He had made this predicament more than 100 years ago. Or this has been very much a part. Our Charaka Samhita says कि मेडिसिन का इलाज पॉजिटिव हेल्थ में है, ना कि सिर्फ बीमारी का साधन करना, जैसे कि आज एलोपैथिक मेडिसिन में किया जा रहा है. और ये भी उन्होंने कहा कि इंसान मात्र एक शरीर नहीं है, बल्कि इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी, द सेंसेस, द माइंड एंड द आत्मा. अब हम अपने ही ज्ञान को अज्ञान में बदल देंगे तो उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा. फिर भी अपने लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए हम सब मिलके एक नया अभियान शुरू करें. हर कहती है ना, जो भी रेवोल्यूशन है कहीं एक चिरंगारी से शुरू होता है. तो लेट टुडे बी दैट चिरंगारी इन रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिंगिंग हेल्थ केयर, changing the concept of healthcare in the world. So Atma, spirit or soul is an indivisible organ of the man's living. It is central to the radical factor of life. All the rest are but its temporary clothing. ये कहा गया है, सब मानते हैं कि at the core human being is a spiritual being on a physical journey. This physical journey is my temporary visitation. So I have to take care of my spiritual health. Only that can give me the real health. And this gives me, the spirit is my, what when we manage spirit, that's called spirituality. Religions are mere schools of, they all teach the same thing, that human being, that they all teach human beings to be good to each other, and that there is no physical God. It is an energy. It's like that nature's intelligence which knows all. Today we are talking of artificial intelligence created by the man, but the nature has created this intelligence, what's the consciousness, which lives not only in human beings, but in every, जितनी दुनिया में ह्यूमन बींग्स की आबादी है उतने ही स्पीसीज और हैं. हर किसी में इंटेलिजेंस है, हर कोई जानता है उसकी लाइफ साइकिल कैसे चल रही है. पेड़ पौधे और समुद्र के जीव जंतु, सभी में ये स्पिरिट निवास करते हैं. हम सब उस स्पिरिट का एक संग्रह है. हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. So when this balance is disturbed, I get unhappy. Shayad sometimes many patients come, doctor, I have no disease. You know, depression, suicides is the leading cause of death in our country. Every day you hear what a large number of farmers are committing suicides in our country because they are fed up with this life. So merely absence of disease, merely is not health. Medical science only attends to the disease. It does not even know what is health. So the distress comes first, diseases come later, and they add to the distress. Well, this is the country of the Ayurvedic, the Atharvaveda, in which how beautifully Charaka thousands of years ago has explained and described. And we have world's greatest Ayurvedacharyas in our country. Unfortunately, most of them like to write doctor. They don't like the word Vaidya. And a large number of them practice allopathic drugs.
because just to make their living. Similarly, yoga, our Prime Minister has taken the initiative and introduced it to 195 countries in the world. But I've not heard of him even once telling how yoga can be helpful in controlling this epidemic. You all know Rishi Patanjali described yoga as an Ashtanga Kriya. And its objective is to maintain the human equilibrium and harmony by a regular disciplined lifestyle. So that's the first step, that if I want, what is yoga? Yoga is harmony between the microcosm and the macrocosm, the Jivatma and the Paramatma, that all pervading natural intelligence, that consciousness. When that is harmonized, that brings a sense of harmony, a balance. And in that state, I am automatically in a state of positive health, whereby I'm replacing the old with the new all the time. And this Ashtanga has described 8 different aspects: Yama, Niyama, Pranayama, Asanas, Dhyana, Dharana, Pratyahara, and Samadhi. And this all is regular practice leads you to a state of Satchitananda. I tell my patients, I say, don't do merely the yoga, be a yogi. Yoga in action is called Karma Yoga. That is the परिभाषा of yoga. आजकल योगा एक बहुत फैशन बन गया है. हर अमीर आदमी का घर सुबह योगा टीचर आते हैं. It has been reduced to a physical activity, and one has forgotten the real essence of what is yoga. So yoga it creates harmony and oneness between me, my surroundings, my fellow human beings, all other species, all other germs, and the nature, and that Paramatma, the infinite consciousness. And that is what helps me a state of health, happiness, equanimity, and to be able to serve and achieve the purpose of the fulfillment of my life. And only when I'm in a state of service to others, that gives me greater joy than being served by him. So I pray to the God, make me capable enough to be able to serve others. The most important of the 8 steps of Ashtanga Yoga is Yama and Niyama. There's no point doing anything further unless you have made yourself यमा और नियमा में. जब तक आपने अपने आप को सक्षम नहीं कर लिया, तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता. इसकी डिटेल्स, और this just tells us the certain things which have to be observed, refrain, and be in harmony with the nature, because all this life comes from the nature. And the most important is the pranayam. What is pranayam? We say, आजकल जैसे आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए दुनिया भर में हाय तौबा मची हुई है. पर अगर मेरा प्राण फेल हो गया, तो क्या वो ऑक्सीजन या वो वेंटिलेटर किसी काम आएगा? और सारा देश आज जुटा हुआ है कि किसी तरीके से ऑक्सीजन लाई जाए. किसकी कॉस्ट पे? मेरे प्राण की कॉस्ट. मेरा प्राणा नियमा एकदम तहस नहस हो चुका है. मेरा प्राण शक्ति इतनी विचलित हो चुकी है. आई एम सो वीक. How can oxygen cannot give me life? You know, when the yogis, they can deprive themselves of air and oxygen for several hours. They can even stop their heartbeat for many, many hours. And the Western scientists in NASA, etc., have experimented on this people. When we are in a state of yoga, I may explain to you the physiology of yoga. It reduces our oxygen needs.
It gives us far more calm, peace, strength, harmony, equilibrium, and healing. It has been described, the two nostrils, बेकार नहीं है कि आप सांस कैसे भी लो. मैंने बहुत से योगा गुरु लोगों को देखा है, कोई कहता है मुंह से सांस लो, नाक से छोड़ो, कोई कहता है नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो. परंतु ये जो दो नाक हैं, राइट एंड लेफ्ट, दे आर डिस्क्राइब्ड एज द पिंगला एंड द ईडा. इन चाइनीज ने भी इस चीज को समझा है और उन्होंने भी उसको कहा है यांग एंड द यिन, जो कि मेडिकल साइंस में मेरे डॉक्टर भाई इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. दैट इज अ पार्ट ऑफ माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. व्हाट इज ऑटोनॉमिक सिस्टम? इट इज व्हाट इज रनिंग माय बॉडी. इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या पिया, मैंने क्या खाया, वो शरीर में कहाँ सॉर्ट आउट होकर किधर जा रहा है, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. और अगर वही मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा सिस्टम कैसे संतुलित रह सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट I maintain my milieu interior by a balance of this Ida Pingla, Yin Yang, or the parasympathetic and the sympathetic. That gives me harmony. That creates what is called psychoneuroendocrinology. यानी कि इसी से मेरा दिमाग, मेरा मन और मेरे जितने इंद्रियां हैं, जितने मेरे ग्लैंड्स हैं, वो सही से संतुलित काम कर पाते हैं. और उनकी सेहत मुझे दवाइयों से संतुलन नहीं मिल सकता. So it is very important that we develop yama and niyama, practice pranayam, strengthen my prana. If my prana is healthy, I can even be deprived of oxygen for length of time. It definitely reduces my dependence, my need of oxygen. My heartbeat becomes far more efficient. And of course, I am in a body-mind state of harmony. So this is the asanas, Surya Asana, which is a very complete asana, and then there are other asanas, special asanas, etc. also. Asanas are good for our flexibility, strength, balance, but what is most important is my breathing, yama, niyama usse pehle, and then whatever I do, I am focused. I know what I am doing with a positive mind, with patience, tolerance, awareness, mindfulness, and that gives me relaxation and positivity in my life. So when we do all this, our health improves, our immunity improves, our own, what you call the protective armor of my body, मेरा सुरक्षा कवच स्वस्थ होता है और सब जितने संक्रमण है मुझसे दूर भागते हैं. जिस प्रकार वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपने घर के बाहर काली की मटकी लगा देते हैं to dispel the negative energies. So that can be by being a powerhouse of positive energy, that I will dispel all the negativity, keep far away, and all these germs grow in the negative environment. It is called, this I will call spiritual immunity. Let us all get together, work on developing our respective spiritual immunity. And the spiritual immunity will be universal immunity. मेरी spiritual immunity आपके बिना नहीं बन सकती, क्योंकि हम human being is a social animal. मैं अकेला नहीं, मैं अपने परिवार, अपना समाज, अपना देश, और बल्कि कहते हैं ना, I am a global citizen. So it has to start from a ikai. The most important person is me, myself, and we have to make a beginning. Let me be the harbinger of 1 million bullets. Of course, food is very important in our life, and even father of modern medicine, Hippocrates, had said, let your food be your medicine. हमारा जो
इंडियन किचन है, ये एक कंप्लीट आयुर्वेदशाला है। आज लोग कुछ भी काढ़े वाड़े करके जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, परंतु रोग प्रतिरोधक की शक्ति हमारे हर रसोई में है, हर घर में है। और जो हमारे बुजुर्ग नानी दादी थी, उन हमारी माताओं तक तो इस चीज की काफी सक्षम ज्ञान भी था, परंतु आज तो फास्ट फूड और टेक अवे एंड स्विगी का ऑर्डर, स्विगी रहता है घर में खाना, हाँ, जोमेटो का जमाना है। तो वायरस तो लेके आएगा ही। ये चाइनीज ने भी, जैसे हमारे योग में प्रकृति के साथ यिन यांग, उन्होंने भी इस चीज को समझा, और वो भी उनका चीगोंग, टाई ची, जिस प्रकार हमारा योग है, उन्होंने भी समझा कि हम इस शक्ति को, एक आकस्मिक शक्ति को, इस शक्ति को हम अपने अंदर उतार सकते हैं by creating this balance and this harmony, and this goes to nourish our health and our system. मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जिसने मेरी जीवन की मार्ग बदला। एक बहुत सक्षम मेडिकल फिजिशियन होते हुए जब मैंने देखा कि एक छोटी सी सुई लगा के मैं एक इंट्रावीनस दवाई को से भी अच्छा रिजल्ट दे सकता हूं, तो मैंने कहा मैं इस सफर की यात्रा क्यों न करूं। ये एक पुराने जमाने की शायद सिकंदर और पोरस के युद्ध की पिक्चर दिखाई गई है कि एक फौजी को कंधे में तकलीफ थी और उसकी टांग में, आप देखेंगे उसकी टांग में एक ये एरो लग गई, और उसने देखा उसको बहुत दिन से उसको कंधे की प्रॉब्लम थी और वो गायब हो गई। तो ये कैसे हो सकता है? जैसे आपने देखा आज की साइंस कहाँ से शुरू हुई थी। एक दिन आज से लगभग 400-500 साल पहले न्यूटन ने कहा, अरे ये सेब नीचे क्यों गिरता है? या आर्किमिडीज ने तालाब में गया, उसने कहा मैं अंदर जाता हूं मेरा वजन कम हो जाता है। फिर उसने देखा अरे कुछ पानी बाहर निकल जाता है, तो वो वहीं से तालाब से छलांग मारते मारते सारे शहर में यूरिका 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 मैंने जवाब पा लिया करते भागने लगे। तो ये भी एक यूरिका मूवमेंट थी। और यहां से करते करते फिर पूरा सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर, जैसे बुद्धिज्म हमारे देश से फार ईस्ट में चला गया, तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया। तो इस प्रकार जो हमारा ज्ञान था वो सूची वेद और भेदन क्रिया के नाम से जाना जाता था, वो भी वहां पे फैल गया और वहां के लोगों ने, वहां की रॉयल्टी ने इसको प्रमोट किया। और आज दिस सिस्टम, जिसकी आज भी हमारे देश में भेदन क्रिया इसके कई प्रचलित हैं, और हमारे देश में योगा नेचुरोपैथी ग्रेजुएट्स को भी ये पढ़ाया जाता है, मगर उनको किसी ने सक्षम ज्ञान देने वाला कोई नहीं। इसकी वजह से हमारे देश में ये इतना कारगर नहीं हो पाया। परंतु दुनिया में आज जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सब में एक्यूपंक्चर इज ए रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड आई टॉक अबाउट इट बिकॉज इट वर्क्स फास्टर इन emergencies than in even intravenous injection। मैं भी आपको हाल जो मुझे जानते हैं, मैं अभी 4 हफ्ते पहले एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पे गया था, जो कि 18,000 हाइट के ऊपर है, और रास्ते में 15,000 फुट के ऊपर एक हमारे साथी को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, जिसको बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और he was totally lifeless, he was turned pale and blue, his pulse was very feeble, और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 से 64 के करीब इतनी कम हो चुकी थी, और उस समय उनका कोई वहां पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, और कोई मेडिकल फैसिलिटी हो भी तो उसको बचा नहीं सकती। और एक ही उपाय था कि इमीडिएटली उसको हेलीकॉप्टर से नीचे लाया। आप जानते हैं कि कहीं भी हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कुछ घंटे का समय तो चाहिए, और उसकी लाइफ में इतने घंटे का समय नहीं था। And I happened to be there, and I just did his little acupressure, little laser acupuncture, small equipment which I had carried with me, and this man was living in 20 minutes all over, eating, enjoying, and of course we did not permit him to move forward, and he had to return home. So all I'm telling you, जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन, अच्छी से अच्छी मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो सकती, वहां भी लोगों की जान बचाई जा सकती। इसलिए, और मैं एक्यूपंक्चर को कहता हूं, एक्यूपंक्चर की भी फिलॉसफी, फिजियोलॉजी बिल्कुल योग जैसी है। तो योग इज ए लाइफस्टाइल,
योग आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है। हाँ, आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर, शुगर हो गई, जल्दी में आपने अपना लाइफस्टाइल सुधार लिया, तो आपका ब्लड शुगर इत्यादि जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकता है। इट्स अ लाइफस्टाइल। बट हियर आई ट्रीट दोज पीपल जिनको इंसुलिन का या इसकी वजह से उनको और ऑर्गन डैमेज हो गई, उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, वो लोग भी ठीक हो। तो इसकी फिलॉसफी बिल्कुल एक है, एंड आई कॉल एक्यूपंक्चर एक्सेलरेटेड योगा, आई कॉल इट थेरेप्यूटिक योगा। और चाइनीज ने इसके ऊपर बहुत काम किया, उसका श्रेय ले लिया, और 1982 से ये विश्व भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता प्राप्त कर सकी है। परंतु पता नहीं हम लोगों ने बहुत 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 दम लगाया है, हमारी सरकार को पता नहीं क्या संकोच है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस, आज हर इंसान टेंशन से, स्ट्रेस से, कुछ जैसे हमने कहा यमा की कमी है मेरे अंदर, उसके साथ साथ हमने अपना जो वातावरण है, अपना एयर, वाटर, फूड, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही है, अब न्यूक्लियर रेडिएशन है, और जो जितनी दवाइयां दबा के आज डॉक्टर यूज कर रहे हैं, इससे हमारा सेहत का विनाश ही होने वाला है। एंड वी शुड बी cautious about it. So because this tension creates free radicals, it creates all kinds of diseases. And this has become our lifestyle. So these are all lifestyle diseases. So I'm just rushing through now. So I say, not normally people use the word stress management. I say no, the word should be stress proofing. कि stress तो होनी है। ये planet है, इसमें सुनामी आएंगे, टॉर्नेडो आएंगे, बादल फटेंगे, परंतु नेचर में इतनी सक्षमता है कि वो जितना भी नुकसान हुआ उसको थोड़े दिन के अंदर सुधार ले। इस प्रकार हमारे जीवन में भी इस प्रकार के स्टॉर्म्स आएंगे, हमें थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, पर हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसको हम मिनिमाइज कर सकें और उसको जल्दी से अपने को संभाल भी लें। जैसे कि एक तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो जो शीतल निर्मल जल है उसमें भी तरंगे पैदा हो जाती हैं, परंतु वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है। तो हमारे जीवन में ऐसी जरूर स्थिति आएंगी जो हमें डिस्टर्ब करेंगी, बट वी शुड हैव द कैपेबिलिटी इन अस टू रिकॉइल एंड बी एबल टू ओवरकम, एंड दैट इज as a part of my nature. That should be inbuilt in me, and that will come by judicious practice of Ashtanga Yoga. I must share with you कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चल रही है कि कोविड से बहुत सारे लोग इमोशनली, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हैं, और परंतु इससे फायदा बहुत कम होता है। इस चीज में अगर किसी को फायदा करना है तो देखिए, ये एक स्लाइड इसलिए बताएगी आपको दिखाने के लिए कि एक साइको एनालिसिस से कितना फायदा होता है, या बिहेवियरल थेरेपी। दीज आर द टू मेन टूल्स ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी। Unfortunately, hypnotherapy is not taught, it is not a part of the curriculum, but it is so much more useful. So a combination of all these things, this picture shows that this light giving white light actually comprises of 7 different colors. As you all know, the colors of the rainbow. So all the different systems of medicine should be used optimally to give us the life-giving light, and this life has got its dimensions of physical, mental, emotional, and spiritual. So all the systems, modern system of medicine should be the backup. First and foremost is my lifestyle, exercise, nutrition, yogic way of life, my hygiene and sanitation, my environment. These are more important. And so this holistic medicine, this is called holistic medicine because it gives you the best of all the systems of medicine. Every system has its advantages. For example, in emergency, I have to seek hospital care, but I should be able to come out of it as quickly as possible. Whereas my aim should be that I do not ever reach hospital. I don't need to reach the hospital in my life ever. So in everything we need and this
helps to remove the cause of the sickness, and all the diseases can be removed concurrently. It is all integrated, getting the best of all the systems. So these are just to enumerate. I know I have exceeding the time limit, just to list these various, and I'm sure this talk is being recorded, and you will have a link to it. But whatever we do, we must do with love. As they say, tender love and care. जैसे माँ का जो भोजन आपको बाजार में नहीं मिल सकता, because with the love, with the concern, she cooks, or anything which is done with the love. Even a doctor, they say, doctor should be such कि उसका तो शक्ल देख के ही मरीज की आधी बीमारी ठीक हो. So that is the people who do it with love, care, compassion, and tenderness. So this is, friends, people call alternate medicine. And medicine, आपने देखा कि मेरी medicine कितनी खराब है, but alternate medicine कितनी अच्छी हो सकती है. But there is nothing alternate. It is like today, the God's son is being treated as an alternate source of energy. आप बताइए, अगर सन ना होते तो क्या ये हाइड्रोकार्बन्स पैदा हो सकते थे? और उसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा. विंड को, वाटर को, वायु को, जो 5 तत्व हैं, उनको आज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की उपाधि दी जा रही है. तो कोई बात नहीं अगर हमारे योग और आयुर्वेद और सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर इत्यादि को अल्टरनेट की उपाधि दी जाती है, कोई बात नहीं, मगर हम अपने लक्ष्य से ना भटके और इनका एक संतुलित उपाय करते हुए, जहाँ अब जैसे अब पेट्रोल ने इतना इट हैज रीच्ड इस चरम सीमा, तो हम थोड़ा इसके बारे में जानने लगे हैं, परंतु अभी एलोपैथी की त्रुटियों से अभी लोगों ने जागना शुरू नहीं किया. तो मैं फिर आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज का दिन एक इस प्रकार की नई चिंगारी लेके आए. तो व्हाट इज ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि दुनिया का सबसे प्रभावित जर्नल है, उसने एक इशू निकाली थी ऑन इंटीग्रेटिंग द मेडिसिन, एंड ये उसके एडिटोरियल का सारांश है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री and alternative medicine gives doctors and the health profession an opportunity to bring together the strengths and to balance the weaknesses inherent in different systems of healthcare, representing a coming together of the heart hand in hand. And could this be the healing process in itself? This is British Medical Journal now near. तो इसकी शुरुआत तो बहुत दिन पहले हो चुकी है, परंतु हमारा देश पे चढ़ गया है. आप जानते हैं कि 1985 में जब मैंने ये डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल में शुरू किया, 1989 से, उसके बाद हार्वर्ड, जॉन हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड एक्सेट्रा यूएस में बहुत तरक्की हुई है. और सिंस 1998 होलिस्टिक मेडिसिन इज अ बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिटी इन द यूएस. हम उनकी बुरी चीजें तो बड़ी जल्दी ले आते हैं, पर उनकी अच्छाई भी थोड़ी हम ग्रहण कर लें और अपने देश में इस होलिस्टिक मेडिसिन की प्रणाली को थोड़ा आगे बढ़ाएं. ये भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए. और ये एक्चुअली हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी से कि देयर शुड बी ए ऑप्टिमम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ हेल्थ. ये राष्ट्रपति जी ने कहीं पे भाषण दिया हिंदू, तो वहां से हमने ये चित्र उतारा. जस्ट टू शेयर विद यू ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज द एक्चुअली द नेशनल हेल्थ पॉलिसी. बट वी आर, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई वांट इंडिया टू बी द फार्माकोलॉजी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जितनी दवाई फार्मास्यूटिकल्स की, वो भारत को महान देश बनाना चाहते हैं, यानी कि भारतीयों को सबसे ज्यादा दवाइयां खिलाना चाहते हैं. क्या आपको ये संदेश हजम हो सकता है? ये जो देश जो अपनी स्पिरिचुअलिटी का विश्व गुरु रहा है, अध्यात्म का विश्व गुरु, जिसने योग और आयुर्वेद को दुनिया में पैदा किया हजारों साल पहले, और हमने उसको निकाल के रख दिया है. सो आज WHO भी कहता है, हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी कहती है
परंतु हम अभी उससे बहुत दूर हैं। ये जैसे मैंने आपसे 1995 में मुझे अपोलो में मौका मिला, BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो दुनिया का सबसे पॉपुलर मेडिकल जर्नल है, उसने भी इसके ऊपर विशेष ये लेख लिखा है। और अब ये सब चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर इस कोविड-19 महामारी का निष्कर्ष है तो ये हमारे योग और आयुर्वेद में है, और इसमें लोगों का बचाव किया जा सकता है, लोगों की रोग प्रतिरोध शक्ति स्वस्थ बना के उससे बचाव किया जा सकता है, लोगों को साथ के साथ इस सिस्टम को फॉलो करके जितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उनको आने वाली पीढ़ियों से बचाया जा सकता है, और इस देश को एक सोने की चिड़िया, क्योंकि देश की जितनी अच्छी सेहत होगी उतनी अच्छी इसकी प्रोडक्टिविटी होगी। और ये देश तो मात्र 400-500 साल पहले ही सोने की चिड़िया के नाम से जाना है। तो ये आज हमारे हाथ में है, आज की पीढ़ी के हाथ में है, आज के नौजवान की पीढ़ी में है कि हम इसको अपनी पुरानी प्रतिभा को वापस लेके आए। उसके लिए हमें अपने ज्ञान को अपनाना होगा, ना कि ये जो कमर्शियल माफियाज हैं दुनिया में, उनके मुट्ठी में हमको निचोड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। उससे हमें निकलने के लिए सब इकट्ठा होना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतीय कोई छोटी संख्या नहीं है। हम सारी दुनिया को उल्टा के डाल सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को बहुत सराहते हैं, पर उनके एडवाइजर्स ने उनको इतना भटका दिया है कि ये एडवाइस उनके सामने पेश करने वाला कोई रहा ही नहीं। तो शायद आप में से कोई ऐसा हो कि जो हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक करा दे, तो वो एकदम मान जाएंगे कि हाँ कितनी बड़ी भूल हो रही है, कितनी बड़ी चूक हो रही है, और हम तुरंत इस चीज को अपने देश में प्रचलित करें। तो let us all join together, create a revolution to remove not only the COVID-19 but all the diseases, all the comorbidities, all the lifestyle diseases. It is very simple, and this must start with educating the children in the schools. It must be introduced into the healthcare system of the country. And thank you very much. All I will say, let us be the harbingers, let us be the models, let us take the healthcare of the country. And to some extent, please, I don't want to boast it, but I celebrated my 75th year, as I've shared with you recently, by making a trip to the Everest Base Camp, to the height of 19,000 feet, spend a night there. So age is just a number. And I wish to do better and more with all of you coming together. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. Wonderful talk. I've taken too much time. There will be still some questions you will permit, Dr. Saurabh. Yeah, definitely. 2 questions from my side, और वो chat में भी आया है उसका. Sir, you told about the mountain sickness, and you manage it very well without depending on using any drug. Yes. So kindly describe again what you all did at that time. अब आपने मुझसे ये ऐसा एक कहते हैं ना क्वेश्चन पूछा, इससे बहुत सारी बातें ट्रिगर हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे 3 हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक, टू गोमुख, टू कैलाश परिक्रमा और ये एवरेस्ट बेस कैंप, तीनों ट्रिप्स में मुझे एक्यूट माउंटेन सिकनेस आके मेरी झोली में गिरी, और जिंदगी में 3 डेफिनेट मौत मैंने बचाई। मैं श्रेय लेने में with all the humility, I will take the credit for it, because it was simple. पहली 2 बारी तो मेरे पास कुछ यंत्र भी नहीं था, और मात्र किसी का उंगली का प्रेशर या थोड़ा बॉल पेन लेके
और जो कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं उनके ऊपर ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पर्सन, उसकी ब्रीदिंग, उसका हार्ट इत्यादि देख के। और ये मैं गर्व के साथ सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार की आज भी हमारे देश में सैकड़ों फौजी, यहाँ तक कि कुछ ट्रेन माउंटेनियर्स जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन में जाते हैं, हाईली ट्रेन माउंटेनियर्स, और कुछ यात्री जो इस जगह पे जाते हैं उनकी भी मौत होती है। तो क्यों ना जितनी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहाँ पे जो हमारे मेडिकल एंड पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, या हमारे देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इवन जो हमारे आशा वर्कर्स इत्यादि हैं, उनको ये सिंपल विधि सिखाई जाए, उनको सर्टिफाई किया जाए, और बिना किसी दवाई के चलते फिरते आप लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों की सेहत बचा सकते हैं, और बीमारी से बचा सकते हैं, और बहुत दवाइयों के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो ये, और इस बारी तो जब ट्रिप में मेरे पास थोड़ा हमारा लेजर एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की बड़ी सिंपल सी डिवाइस होती है, वो मैं अपने साथ लेके गया था, और वो बहुत कामगार भी सिद्ध हुई। और इसमें कहते हैं कि अब जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं, कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर अब ये तो पूरा सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, परंतु इतना ही जान लेना, आज से आप अगर इससे इम्प्रेस्ड हैं तो सीखना शुरू कीजिए। मैं हूं आपकी गाइडेंस की। मेरी जर्नी एक्यूपंक्चर सीखने की आज से 45 साल पहले शुरू हुई थी, और आज मैं तो कहता हूं एक्यूपंक्चर सिस्टम इज ए ब्रिज बिटवीन सिकनेस, इनक्योरेबल सिकनेस, टू वेलनेस। जब इंसान आईसीयू में पड़ा है, मर रहा है, तो वहां पे आप योग, आयुर्वेद वगैरह काम नहीं आए। वहां पे एक्यूपंक्चर उनको निकाल के उस आइलैंड ऑफ वेलनेस में लेके आएगा, जहाँ पे कि उसकी बाकी जीवन आगे का सुधर के और सुखी बन सके। Whereas it is based on this philosophy of the yoga, Ayurveda. Thank you, sir. Another question is वैक्सीन के रिगार्डिंग। चैट में आप जब बात बोल रहे थे तो चैट में कई सारे आ रही थी, तो वैक्सीन के बारे में फिर से बताते हैं, वैक्सीन हमें कब लेना चाहिए? देखिए, वैक्सीन कब लेना चाहिए जी। देखिए, अभी आपकी उम्र में तो वैक्सीन 18 to 45 सरकार ने ऑफिशियली तो डिक्लेयर कर दी है, बट अभी इट टेक ए लॉन्ग टाइम। हाँ, यू नो कि अगर आज जो वैक्सीन हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें हम अगर कोमॉर्बिडिटीज और 60+ के लोगों को ही कवर कर पाए तो काफी होगा। और आते आते सरकार ने कहा है कि अगस्त के बाद वैक्सीन आनी शुरू होगी, और लगभग 200 करोड़ डोज दिसंबर तक आ पाएगी, और तब तक ये पुराना बैकलॉग भी खड़ा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आज का ये इंटरैक्शन का मकसद ही यही था कि हम अपनी सेहत का जिम्मा खुद लें। लेट मी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज माई ग्रेटेस्ट वेल्थ, हेल्थ इज माई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, and it is very simple. Start with nutritious, simple sattvic ahar combined with ashtang yoga. और बहुत मुश्किल है यमा नियमा, आसन तो कोई भी कर लेगा, परंतु जो इसका लाभ है वो यम और नियम में है। शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए। कोई जिस चीज को आप निष्ठा कर लेंगे, आप चाहेंगे कि मुझे करना है, कुछ चीज ये मुश्किल नहीं है। और धीरे धीरे प्राणायाम, आसनास, ध्यान, धारणा, प्रत्याहारा, इट विल टेक यू टू अ स्टेट ऑफ सच्चिदानंद, स्टेट ऑफ जॉय, समाधि। तो आज भी शुरू करें तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि एक एक दिन में आपकी सेहत में सुधार, एक एक दिन में सुधार है। और आज से 1 महीने में आपकी सेहत में इतना सुधार आ जाए कि कोविड की आने वाली 3 म्यूटेशन भी आपसे डर के दूर रहेंगे।
तो प्लीज ये हाँ, कुछ जो हमारे लोग जो कोविड-19 की, अब अस्पताल में तो अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट दी नहीं जा सकती, परंतु जो लोग पोस्ट कोविड से अफ्लिक्टेड है, पोस्ट कोविड कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, तो उनको मदद करने में ये इलाज बिल्कुल सिंपल है, बहुत कारगर है. एज आई सेड, इट इज प्रेडिक्टेबल, रिप्रोड्यूसिबल एंड सस्टेनेबल विदाउट एनी ड्रग्स इन अ वेरी क्विक टाइम. Is absolutely effective and highly efficient. Anybody who's suffering from post-COVID syndrome cannot wait for it. और each one of us, आप तो आपने तो क्या कहते हैं, देश का युग बदलना है. आप तो एनर्जी मेडिसिन के खुद प्रचारक हैं. Yes, कॉन्शियसनेस कोच हैं. Trying my bit, sir. कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ. yes. तो हम सब मिलके, मैं आपके साथ मिलके इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूरा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूं. So let us gather a team of like-minded, such young doctors, and I have my 51 years of experience behind to share with you. I will learn new things and teach you maybe some old things.